सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज सैयद रूसा फ्रॉम 10 क्लास कामिंडा कॉलेज। जैसे कि मेरी पहली वीडियो किडनी के स्ट्रक्चर की और फिजियोलॉजी की बन चुकी है, आप लोगों ने उसको देखा भी होगा, आई होप सो। अब ये इसका सेकेंड पार्ट है किडनी का, और यहाँ पर हम इसके स्ट्रक्चर की, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट होते हैं इसके बारे में जानना चाहिए। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये क्या है, बोमेंस कैप्सूल है। ठीक, और इसके अंदर ये जो कैपिलरी का टफ्ट है, दिस इज द टफ्ट ऑफ द कैपिलरी, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं, राइट। तो इन ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल के को अगर हम ऐड करके बोले तो इसको हम मार्फिजियन बॉडी भी कहते हैं, और इसको हम रेनल कैप्सूल भी कहते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, राइट। सो सेकेंड पार्ट इज, you can see as the twisted part, right? This twisted part is known as PCT, that is proximal convoluted tubule. Proximal means किसके पास है, ये बोमेंस कैप्सूल के पास है, राइट। कॉन्वोलेटेड मीन्स ये ट्विस्टेड है, एंड ट्यूब्यूली मीन्स नलिका है ना, एक नली की तरह स्ट्रक्चर है। तो दिस इज द सेकेंड स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, दैट इज PCT और proximal convoluted tubule, right? So now here you can see the descending leaf that end up to the Henle's loop. ठीक, ये जो डिसेंडिंग लीफ है ये डिसेंड करता है हेनली लूप में, ये इसका थर्ड पार्ट है। एंड देन हेनली लूप आता है, उसके बाद कौन सा लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब है, जो कि ये लूप क्या करता है, फिर से टर्न बैक होता है और ये असेंडिंग लिम्ब बना लेता है। ठीक, लूप ऑफ हेनली का असेंडिंग लिम्ब बना लेता है। देन इट एंड अप टू डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल मींस दूर, कॉन्वोलेटेड मींस ट्विस्टेड एंड ट्यूब्यूल मींस नली। ठीक, तो इसको हम, ये फिफ्थ पार्ट है। देन इट एंड अप टू कलेक्टिंग डक्ट, ये यहाँ पर आकर मिलता है जहाँ पे यूरिन का फाइनल फॉर्मेशन यूरिन का कलेक्टिंग डक्ट में हो चुका होता है, और यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू यूरिन यूरेथ्रा में जाता है, वहाँ से पास आउट होता है, मिक्चुरेशन की प्रोसेस कहलाती है। ये तो आपको पहले भी बताया था। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन देखेंगे, क्योंकि सबसे पहला पार्ट यही है। तो इसमें यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन होता है सब्सटेंसेस का, कैसे होता है और क्या क्या प्रोसीजर होता है, वो हमें देखना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या है, ये एफरेंट आर्ट्रियोल है, राइट। ये आर्टरीज कहाँ से आई, आपने जब मेरा प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको रीनल आर्टरीज दिखाई देंगी। रीनल आर्टरीज कहाँ से आई थी, डॉर्सल एओर्टा से, हार्ट से आई थी। और डॉर्सल एओर्टा क्या करता है, हार्ट से ब्लड को कहाँ लाता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ले जाता है ना। तो डॉर्सल एओर्टा के थ्रू रीनल आर्टरी में ब्लड गया, देन रीनल आर्टरीज कहाँ ज्वाइन अप होती है, किडनी में जाती है, राइट। दोनों साइड जाती है किडनी में, तो यहाँ से रीनल आर्टरी स्प्लिट अप होती है एफरेंट आर्ट्रियोल में, राइट। तो ये ब्रांच बनाती है एफरेंट आर्ट्रियोल। यहाँ पर यू कैन सी राइट कि द डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल इज थिकर इन कंपैरिजन टू द डायमीटर ऑफ इफरेंट आर्ट्रियोल, राइट। तो यहाँ जो एफरेंट आर्ट्रियोल है इसका डायमीटर ज्यादा होता है, ये चौड़ी होती है एफरेंट आर्ट्रियोल, जबकि इफरेंट आर्ट्रियोल क्या होती है, वो एग्जिट करती है ग्लोमेरुलस से, लेकिन ये थिन होती है, ये इसका डायमीटर कम होता है, लेस होता है इससे। तो जब ये ब्लड इंटर करता है ग्लोमेरुलस के टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बनाती है, जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब इस ग्लोमेरुलस में क्या होता है, प्रेशर, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होता है, GHP, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होता है, और इस प्रेशर की वजह से यहाँ से फिल्ट्रेट पास आउट होता है और ये कहाँ जाता है, बोमेंस कैप्सूल में। ठीक, फिर यहाँ पे ल्यूमेन होती है, यानी एक स्पेस होती है, उसके थ्रू फिर ये जाता है PCT में, पास होते हुए जाता है PCT में। तो सबसे पहले यहाँ पे ये प्रेशर कैसे जनरेट हुआ, तो अगर हम ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात करें तो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, व्हेन अ प्रेशर एक्सर्ट बाय एनी लिक्विड और फ्लूइड ऑन एनी सरफेस, जब भी किसी लिक्विड या कोई फ्लूइड की वजह से प्रेशर किसी सरफेस पे लगता है तो उसे हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्योंकि ग्लोमेरुलस में लग रहा है ये प्रेशर, तो हम इसको ग्लोमेरुलस ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कह सकते हैं। यहाँ पर ये प्रेशर क्या होता है, फिर प्रेशर की वजह से यहाँ पर क्या होता है, लेयर्स भी होती हैं, आपको ये भी जानना चाहिए। ये जो कैपिलरीज की जो लाइनिंग है ना, इनर लाइनिंग है, ये किससे बनी होती है, इंडोथीलियम से बनी होती है, राइट। फिर उसके बाद आती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद आती है पोडोसाइट सेल्स, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं पोडोसाइट सेल्स के। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर बेसमेंट लेयर होती है और ये यहाँ पर टफ्ट ऑफ कैपिलरीज की इंडोथीलियम होती है। ठीक, फिर यहाँ से पोडोसाइट सेल्स होती हैं जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के फॉर्म में होती हैं। तो जो ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो कितना होता है, 55 mmHg होता है। ठीक, 55 mmHg होता है। और यहाँ से अब यहाँ पे तो ब्लड प्रेशर की वजह से जो ब्लड प्लाज्मा, अब देखो ब्लड कितने पार्ट में होता है,
ब्लड के क्या क्या पार्ट होते हैं, यहाँ ब्लड है, इसमें ब्लड हुआ, ठीक। ब्लड में ब्लड सेल्स होती हैं, राइट, ब्लड सेल्स होती हैं। और क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा होता है, ठीक। तो ब्लड सेल्स जो होती हैं वो तो नहीं यहाँ से फिल्टर नहीं होगी, ये फिल्टर नहीं होगी, ब्लड प्लाज्मा फिल्टर होता है, बट ब्लड प्लाज्मा का कुछ ही पार्ट जैसे कि प्रोटीन फिल्टर नहीं होती, ब्लड प्लाज्मा की जो प्रोटीन है वो फिल्टर नहीं होती। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो है ना प्रोटीन, ये लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके बहुत लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, इसलिए ये फिल्टर नहीं होती। अब ब्लड प्लाज्मा के जो बाकी मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ से फिल्टर हो जाते हैं, लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये सारी चीज़ें यहाँ, और इलेक्ट्रोलाइट सारे यहाँ से फिल्टर होकर गवर्नमेंट्स कैप्सूल में आ जाते हैं। और फिर यहाँ बचा कौन, प्रोटीन बची, तो यहाँ पे CHP आता है, यानी कि कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या करता है, यहाँ पर जैसे लिक्विड आ गया, ठीक, अब यहाँ पे प्रोटीन बचा है ना, प्लाज्मा प्रोटीन यहाँ पे बचा, क्योंकि लार्जर मॉलिक्यूल्स से एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, तो ये सब यहाँ बच जाते हैं। तो फिर ये जो यहाँ कैप्सूल में जो फ्लूइड आता है, ये प्रेशर एग्जर्ट करता है किस पे, ऑपोजिट प्रेशर एग्जर्ट करता है इस वॉल पर, तो इसको हम CHP भी कहते हैं, ठीक, CHP। और फिर ये कितना होता है, 15 mmHg होता है, ये आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। फिर आपको नेट फिल्ट्रेशन रेट निकालना है, तो उसके लिए ये ज़रूरत पड़ती है इसकी। तो अब हम एक और प्रेशर कौन सा बचा, BCOP, यानी ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, यहाँ पर अब देखो लिक्विड यहाँ पर आ गया, यहाँ प्रोटीन बची थी, और ये लिक्विड क्या कर रहा है, इसमें वाटर है, तो ये भी हाइड्रोस्टैटिक है ना, तो जो कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यानी वाटर यहाँ पे भी प्रेशर लगाएगा, क्योंकि अब जैसे कोई क्लासरूम हो, मान लो कोई जगह पतली जगह हो, तो जो आने वाले वो भी आएंगे और जो जाने वाले वो भी तो अपोज करेंगे ना कि तुम रुको मैं पहले जाऊँ, तो वही चीज़ यहाँ पर भी होता है। अब फिर उसके बाद जब हम BCOP की बात करेंगे, ब्लड कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें, तो ये क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, हाई टू लो होता है, हाई टू लो टू हाई जाता है ना, लो टू हाई जाता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे तो वाटर मॉलिक्यूल्स है, अब यहाँ पे प्रोटीन है, इनकी डेंसिटी ज़्यादा है, अब ये प्रोटीन क्या करेंगे, वाटर का अट्रैक्ट करेंगे ना, लो टू हाई जाएगा, हाई डेंसिटी की साइड अट्रैक्ट होगा ना वाटर, तो यही चीज़ होती है। और ये प्रेशर कितना होता है, 30 mmHg होता है। तो आपको यहाँ पे नेट फिल्ट्रेशन रेट अगर पूछे, नेट NFR पूछे, तो आपको ये करना है कि GH ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस CHP, यानी कि कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और प्लस कौन सा और प्रेशर क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था, ये कौन सा था, BCOP, ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट। तो ये कितना था हमारा, 55 mmHg था, है ना। इसमें से हम क्या करेंगे, 30 mmHg ये हुआ और ये 15 mmHg ये हुआ, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 55 में से, माइनस 13 प्लस 5 गया कितना गया, 45, और ये 10 mmHg प्रेशर, 10 मिलीमीटर प्रेशर मरकरी प्रेशर यहाँ पर होता है, ठीक है। NFR है, यानी कि नेट फिल्ट्रेशन रेट इसका ग्लोमेरुलस का ये है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना चाहिए, हर जगह ये पूछा जाता है। तो अब यहाँ से जो हमारा फिल्टर क्या क्या पास आउट हुआ, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, और अमीनो एसिड पास होगा, ग्लूकोज पास होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स पास होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, ये सब पास होंगे। और क्या होगा, कुछ हार्मोन्स भी पास आउट होंगे, यहाँ से कुछ विटामिन्स भी पास आउट होंगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से पास आउट होके कहाँ आती हैं, ल्यूमेन में आती है। ल्यूमेन के थ्रू कहाँ गई, PCT में। अब ये जो वॉल होती है ना, PCT की जो वॉल होती है ना, ये कैसी होती है, माइक्रोविलाइज होते हैं इसमें, ठीक। माइक्रोविलाई ये ऐसे ब्रश लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जो क्या करते हैं, ये किस लिए होते हैं, हर चीज़ हमारी बॉडी में जो भी है उनका अपना एक फंक्शन है। तो ये किस लिए होंगे, ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से 60 to 75% एब्जॉर्प्शन यहीं PCT में हमारा हो जाता है, ठीक। तो अब यहाँ से जितने भी अमीनो एसिड और ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स में 60 to 65% ही सोडियम और क्लोराइड आयंस यहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं। बाकी अमीनो एसिड तो 100% हो जाता है, ग्लूकोज 100% हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ 100% होती हैं, और कुछ जो बचा यानी सोडियम क्लोराइड, ये सब आयंस जो बचे वो फर्दर एब्जॉर्ब होंगे, राइट। तो अब हम यहाँ पे ये आपने जान लिया कि ये ब्रश लाइक, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ब्रश लाइक माइक्रोविलाइज होते हैं। अब क्या इसमें नेक्स्ट यहाँ से फिर क्या करेगा, ये डिसेंडिंग लिम्ब के थ्रू ये लूप ऑफ हेनली को क्रॉस करता हुआ कहाँ, असेंडिंग लिम्ब पे जाता है जो फ्लूइड है।
ग्लोमेरुलर फ्लूइड जो यहाँ पर हमको मिला वो कहाँ जाएगा, डिसेंड होगा ना हेनली लूप में। जब ये डिसेंड होता है तो ये क्या है, ये जो एरिया है ना डिसेंडिंग लिम्ब, ये वाटर परमेएबल होता है, यानी वाटर तो इससे H2O मॉलिक्यूल तो निकल जाते हैं पर इम्परमेएबल टू सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आयन, ये सारे आयन इलेक्ट्रोलाइट इसी में रहते हैं, ये इनको नहीं जाने देता और वाटर को यहाँ से निकाल देता है। तो जब तक हेनली लूप में पहुँचता है हमारा फिल्ट्रेट ये कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे डिसेंडिंग लिम्ब पे पहुँचता है क्या होता है, सोडियम आयन यहाँ से रिलीज होने लगता है, ठीक, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम आयन यहाँ से रिलीज होने लगता है और यहाँ पे ये वाटर के लिए असेंडिंग लिम्ब क्या होता है, इम्परमेएबल टू वाटर, यहाँ से वाटर नहीं निकल पाता। तो अब यहाँ से ये फिर से डाइल्यूट होने लगता है क्योंकि हमें यूरिन का फॉर्मेशन करना है ना। तो अगर ये डाइल्यूट नहीं होगा, अगर ये कंसनट्रेटेड रह गया तो क्या होगा, यूरिन तो डाइल्यूट होती है ना, कंसनट्रेटेड तो होती नहीं, तो मीन्स बहुत कंसनट्रेटेड तो होती नहीं। तो अब यहाँ पे फिर से ये डाइल्यूशन हो गया, यहाँ पे वाटर का अमाउंट बच गया और जो इलेक्ट्रोलाइट्स थे यहाँ से पास आउट हुए। फिर वाटर कहाँ, फिर ये फ्लूइड कहाँ पहुँचता है, फिर अभी भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बचे हुए हैं, वाटर भी बचा हुआ है बहुत सारा अमाउंट, तो यहाँ पे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाता है, फिर जो अमाउंट बचता है वो कॉन्वोल्यूटेड कलेक्टिंग डक्ट में जाकर यूरिन, फाइनली हमको यूरिन यहाँ पर मिल जाता है, जो यहाँ से फिर बचा फिल्ट्रेट वो यूरिन ही होता है, ठीक। उसमें यूरिया होगा, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, तो ये सारे इसमें प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक, यूरिन में। पर अब यहाँ पे आपको ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज दिख रही हैं, ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज क्या करती हैं, पूरा पीसीटी को कवर अप करती हैं, हेनली लूप को कवर अप करती हैं, डीसीटी को कवर अप करती हैं और फिर जाके रीनल वेन में मिल जाती हैं, ठीक। तो ये जो कवर अप करती हैं इनका भी तो अपना फंक्शन होगा ना, अभी अभी ये बात हुई कि बिना किसी फंक्शन के कोई भी चीज़ नहीं होती। तो अब ये है ना कैपिलरीज है ना, ये जो यहाँ पे इसको सराउंड कर रही है, इनको हम वासा रेक्टा कहते हैं और इनका फंक्शन ये होता है कि जब भी नेफ्रॉन से यहाँ से फिल्ट्रेशन शुरू हुआ और यहाँ पर क्या करता है, ये चीज़ें इनको ट्रांसफ़र कर देता है। जब कब ट्रांसफ़र करेगा, जब यहाँ पर ब्लड में वैसे तो क्या होता है, मोस्ट ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, निकल जाते हैं, बट बहुत सारे ये ट्यूबुलर फिल्ट्रेशन में भी ये काम आता है, तो सॉरी ट्यूबुलर सिक्रेशन में। तो अभी रुकिए, पहले सुनिए, ये क्या करता है, यहाँ से बहुत सारा अमाउंट तो वापस चले जाते हैं, ठीक, ब्लड का जो नहीं यहाँ से वो सॉरी फिल्ट्रेट हो पाता वो वापस चला जाता है और एब्जॉर्प्शन हो जाता है। फिर क्या होता है, अब ये वासा रेक्टा, यहाँ पर वासा रेक्टा क्या करता है, ट्यूबुलर सिक्रेशन करता है। तो ट्यूबुलर सिक्रेशन में बहुत सारे सब्सटेंसेस, हार्मफुल सब्सटेंसेस भी ब्लड में चले जाते हैं। तो अब ये ब्लड में जाते हैं तो ये अच्छा नहीं होगा ना कि अगर हमारे ब्लड में हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, तो किडनी का मेन फंक्शन ही यही है कि फिल्ट्रेशन करे, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करे। तो ये क्या करेगा, ये ट्यूबुलर सिक्रेशन करता है, यहाँ पीसीटी में करेगा, डिसेंडिंग लिम्ब में करेगा, डीसीटी में करेगा, असेंडिंग लिम्ब में करेगा, ठीक। तो यहाँ पे ये क्या करता है, जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जो यहाँ पे लार्ज मॉलिक्यूल्स से जो यहाँ पे नहीं रिलीज हो पाए, उनको क्या करता है, ये यहाँ पर ये सारे एरियाज में ट्रांसफर कर देता है, सिक्रीट कर देता है, ठीक। तो रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, और ट्यूबुलर सिक्रीशन में ये सिर्फ एक ही डिफरेंस है, मतलब मेन डिफरेंस यही है कि ये इन दोनों, पहली बात तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन करता है, यहाँ पे सब चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जबकि ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है कि जो चीज़ हार्मफुल बची रह गई, लार्ज मॉलिक्यूल्स बचे रह गए, वो वापस सिक्रीट कर देता है नेफ्रॉन में। तो जब नेफ्रॉन से एब्जॉर्प्शन होगा ब्लड वेसल्स में, नेफ्रॉन टू ब्लड वेसल में एब्जॉर्प्शन होगा, ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्प्शन होगा, तो ये क्या होगा, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, ठीक। लेकिन जब ब्लड वेसल से नेफ्रॉन में सिक्रीशन होगा तो ये कहलाएगा ट्यूबुलर सिक्रीशन, ठीक। ब्लड वेसल से नेफ्रॉन में सिक्रीशन होगा, ये याद रखना है, नेफ्रॉन में सिक्रीशन होगा तो ये कहलाएगा ट्यूबुलर सिक्रीशन, ठीक। तो ये आपको ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब इसमें कुछ और भी बातें हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेनल कॉर्टेक्स, यहाँ मेडुला। तो ये क्या होता है, जो हमारा नेफ्रॉन है ना, ये 2 टाइप्स का होता है, पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये जो हमारा ग्लोमेरुलर पोर्शन है, अगर हम टाइप्स की बात नहीं करें तो ये हमेशा कॉर्टेक्स में रहता है। पर अगर हम टाइप्स की बात करें तो जब कॉर्टेक्स में रहेगा तो हम इसे कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहेंगे। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या होता है, ये जो हेनली लूप है ना, ये जस्ट इन द मेडुला होता है, मीन्स एकदम थोड़ा सा पार्ट इसका हेनली लूप का मेडुला में होता है, जिसकी वजह से ये वाटर रिटेन करने की कैपेसिटी बहुत कम रखता है, जो हमारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन है।
बट जो हमारा जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है ये क्या करता है, इसका ये हेनली लूप जो होता है ये डीप इनसाइड द मेडुला होता है, बहुत नीचे तक होता है मेडुला के। और ये क्या करता है, इसमें वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी इसलिए ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि ये बहुत नीचे तक होता है। तो ये दोनों डिफरेंस भी आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी बातें हो गई, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया नेफ्रॉन का। और ये बहुत इजी होता है बनाना, आपको सिंपली बस खाली हाथ घुमाना है, यहाँ पे टफ्ट दिखाने हैं और ये वासा रेक्टा और यहाँ पे डिस्टल और प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल। देन एक आखिरी पॉइंट ये होता है कि यूरिन फॉर्मेशन हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू दैट गोज इनटू द यूरेथ्रा, जहाँ पर मिक्सचुरेशन की प्रोसेस होती है, क्योंकि यूरिनेशन को हम साइंटिफिकली मिक्सचुरेशन कहते हैं, राइट। तो इनवॉलंटरी मिक्सचुरेशन वो होता है जिसमें क्या होता है, जो जैसे ओल्ड एज लोग हैं या ओल्ड एज पीपल्स या फिर बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते यूरिन रिलीज करने में ना। तो ये इसलिए ही होता है क्योंकि वो मिक्सचुरेशन, इनवॉलंटरी मिक्सचुरेशन होता है, वहाँ से वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और यूरिन पास आउट हो जाता है। तो ये सारी प्रोसेस हमारी, ये किडनी का स्ट्रक्चर आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, एंड देन मैकेनिज्म ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन आप यहाँ से समझ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट इन माय कमेंट सेक्शन, like if you